आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही 2 साल से सीतापुर जेल में बंद आजम खां के बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। आजम खां के खिलाफ कुल 79 मामलों में से 88 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि यदि उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं होता है तो 79वें मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने में उन्हें कोई बाधा नहीं आएगी। अंतरिम जमानत देने के साथ ही शीर्ष अदालत ने छूट दी है कि सपा नेता संबंधित कोर्ट में 2 सप्ताह में नियमित जमानत के लिए आवेदन दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्षम कोर्ट की तरफ से नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हिंदू आस्था का अपमान करने का आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि सपा प्रमुख वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस दौरान पार्टी ने यादव पर राम भक्तों पर भी गोली चलवाने की बात कही। अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा प्रमुख ने कहा था कि हिंदू धर्म में कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे लाल कपड़ा और पत्थर रख दो तो मंदिर बन जाता है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, अब अखिलेश यादव जो दावा करते हैं कि श्री कृष्ण उनके सपने में आए थे, उन्होंने हिंदुओं के आस्था का मजाक उड़ाया है। वे कहते हैं कि केवल पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रखने, उस पर लाल झंडा रखेंगे तो वह मंदिर बन जाता है। ऐसा किसी व्यक्ति की तरफ से हिंदू आस्था के इस तरह का मजाक उड़ाया जाना हैरानी की बात नहीं है, जिसकी राजनीति श्रेय लेने और मासूम राम भक्तों पर गोली चलाकर गर्व महसूस करने में है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी और वैश्विक अशांति एवं संघर्षों के बीच सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि देश आज दुनिया की नई उम्मीद के रूप में उभर रहा है और समस्याओं का समाधान पेश कर रहा है। गुजरात के बड़ोदरा शहर में कुंडलधाम स्थित स्वामीनारायण मंदिर और करेली बाग के स्वामीनारायण मंदिर द्वारा आयोजित युवा शिविर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुटे हैं जिसकी पहचान नई हो, जो भविष्य की ओर देखता हो लेकिन परंपराएं प्राचीन हो। पीएम मोदी ने कहा, ऐसा नया भारत जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े, पूरी मानव जाति को दिशा दे। जहां चुनौतियां बढ़ी हैं, भारत वहां उम्मीद बन रहा है। जहां समस्याएं हैं, भारत वहां समाधान पेश कर रहा है। अगली खबर, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर आज सुनवाई को टाल दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक वाराणसी कोर्ट में इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी। हालांकि इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट की सर्वे रिपोर्ट पेश हो चुकी थी। दरअसल आज सुबह जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि उनके साथ ही सीनियर अधिवक्ता हरिशंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोर्ट इस मामले की सुनवाई कल करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि वह शुक्रवार तक इस मामले पर अपनी सुनवाई रोक दे। अगली खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट में कोर्ट पेश की जा चुकी है। गुरुवार को यानी आज कमिश्नर विशाल सिंह द्वारा 14 से 16 मई के बीच हुई सर्वे के 12 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया गया है। इसे वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में जमा किया गया है। बताते चलें कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने 6 और 7 मई को हुई कार्रवाई की रिपोर्ट को बीते दिन बुधवार को कोर्ट में पेश किया था। अजय मिश्रा द्वारा पेश की गई 2 पेज की इस रिपोर्ट में कोर्ट ने रिकॉर्ड में ले लिया है। बताते चलें कि अजय मिश्रा द्वारा दी गई रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन उनके इस रिकॉर्ड को लेकर अटकलों का बाजार गर्मा गया है। सभी ने अपने कयास और दावे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई लोगों का दावा है कि अजय मिश्रा द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट में हिंदू समुदाय से जुड़े कई साक्ष्य मस्जिद में दिखाई दिए हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां, मंदिर के अवशेष और कमल का फूल दिखा है। अगली खबर, देश में आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने वाली केंद्रीय एजेंसी ईडी ने पोर्नोग्राफी ऐप के मामले में व्यवसायी और अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला 2021 में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर आधारित है। फिलहाल ईडी ने उन्हें तलब नहीं किया है। आरोप है कि कुछ विदेश वित्तीय लेन देन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी पर रडार पर है। 2021 में पुलिस ने कुंद्रा पर कथित तौर पर पॉर्न रैकेट चलाने का आरोप लगाया था, जो कई देशों में फैला था। यह आरोप लगाया है कि इस प्रकार अर्जित धन हवाला चैनल के माध्यम से भारत से बाहर भेजा गया था। ईडी ने कथित तौर पर मुंबई पुलिस के मामले में से संबंधित सभी केस फाइलों को एक्सचेंज किया है, जिसमें कुछ वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड भी शामिल हैं। जांच एजेंसी अब देश विदेश में कुंद्रा की संपत्ति की जांच करेगी और उनकी फार्मों के पिछले 3 से 5 साल के लेन देन की भी जांच करेगी। अगली खबर, असम में एक बार फिर से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ के कारण लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। वहीं इस बार भी असम के बाढ़ के कारण कई लोगों की जान चली गई है। बाढ़ से जुड़े कई हैरान करने वाली तस्वीरें और वीडियो असम में सामने आ रही हैं। अब असम बाढ़ से जुड़ा एक और वीडियो वायरल सामने आया है। असम में बाढ़ से लाखों लोगों के जीवन प्रभावित है और वहां से लगातार डरावनी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। असम से एक ऐसा वीडियो सामने आया है। असम के
उन्नाव गांव में बाढ़ की वजह से कपूर कोटियाला से जोड़ने वाली सड़क का हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया। बाढ़ का कहर इतना ज्यादा था कि सड़क भी उसके आगे नहीं टिक पाई। सड़क के बह जाने से लोगों की आवाजाही में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर, पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी साझा करने के मामले में अमृतसर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बिहार के मोहम्मद शमशाद और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के जफर रियाज को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों युवक अमृतसर के मीराकोट चौक पर किराए की जगह पर रह रहे थे और जासूसी करने के आरोप पर इन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में चंडीगढ़ के मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग ने मुख्यालय पर रैकेट अटैक के बाद से पंजाब पुलिस काफी सतर्क हो गई है। पंजाब पुलिस के महानिदेशक वीके भारवा ने कहा था कि इस मोहाली अटैक हमले का मास्टरमाइंड लखबीर सिंह लांडा है, जो कि पंजाब की तरन तारण का रहने वाला था। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान ने 19 से 24 मई के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से कश्मीर डिवीजन के अलग अलग हिस्सों में आसमान में हल्के बादल छाए रहने और बारिश या गरज के साथ बौछारें या धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम साफ होने का अनुमान है। वहीं जम्मू डिवीजन में 22 और 23 मई को कुछ जगहों पर बारिश के आसार है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिल सकती है। अगली खबर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति और 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बारामूला जिले में शराब की एक दुकान पर ग्रेनेड हमले का मामला सुलझाने को गुरुवार को दावा किया है। गिरफ्तार आतंकवादियों के पास से 5 पिस्तौल और 23 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने ट्वीट किया कि बारामूला पुलिस ने शराब की एक दुकान पर आतंकी हमले के मामले को सुलझा लिया है। लश्कर-ए-तैयबा ने 4 आतंकवादियों को और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया है। 5 पिस्तौल, 23 ग्रेनेड विस्फोटक बरामद किए हैं। यह आतंकी मॉड्यूल बारामूला में कई आतंकी घटनाओं में शामिल था। जांच चल रही है। गौरतलब है कि मंगलवार को बुर्का पहने आतंकवादी और उसके साथी ने शराब की दुकान पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई थी जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए थे। अगली खबर, भारत ने दुनिया के अनाजों में कीमत अनुचित वृद्धि के बीच इसकी जमाखोरी और वितरण में भेदभाव पर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही दुनिया के अमीर देशों ने को आईना दिखाते हुए कहा कि अनाज का वितरण कोविड टीकों की तरह नहीं होना चाहिए। भारत ने कहा कि अमीर देशों ने बड़ी संख्या में टीके स्टोर कर लिए थे, जबकि गरीब देशों का इन तक पहुंच ही नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए भारत ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के उसके फैसले का यह सुनिश्चित होगा कि वे जरूरतमंद लोगों को जरूरत को पूरा कर सके। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि कम आय वाले विभिन्न वर्ग आज अनाज की बढ़ती कीमतों और उनकी पहुंच तक मुश्किल की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि पर्याप्त भंडार वाले भारत जैसे देश ने खाद्यान्न में अनुचित वृद्धि देखी है। यह साफ है कि जमाखोरी की जा रही है। हम इसे ऐसे चलने नहीं दे सकते। अगली खबर, केंद्र शिक्षा मंत्रालय उच्च गुणवत्ता वाले प्रौद्योगिक आधारित पाठ्यक्रम को विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। ये एक ऐसा पाठ्यक्रम होगा जिसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से वितरित किया जा सकेगा। साथ ही मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए सीबीएसई, यूजीसी, एनआरसीटी आदि को लेकर बनाएगा एक कार्यकारी समूह इसके रोड मैप पर काम करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक मंच और नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की है। एनईएफटी नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के लिए मार्गदर्शन निकाय बनाए जा रहे हैं। यह संपूर्ण शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियाद ढांचे के निर्माण के खाका को रूप में कार्य करेगा।